Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with the chapter Climate Change and Human Strategy. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश कंपलसरी में आपको इस बारी एस्से राइटिंग भी है। तो एस्से राइटिंग आपका जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है कि जो आप टेक्स्ट पढ़ोगे, जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो उससे कुछ रिलेटेड आपको क्या दे देंगे, वो ऐसे लिखने को दे देंगे। तो जो ऐसे आपको लिखने को है, ज़्यादातर अगर हम देखें पिछले के 5-7 साल के एग्ज़ाम में, तो आपको जो ऐसे आता है वो क्लाइमेट के ऊपर तो ज़रूर आता ही आता है। क्लाइमेट चेंज, जैसे आपको पता है कभी ग्लोबल वार्मिंग पूछ लेते हैं, तो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आपका 10 मार्क्स का एक तो ऐसे भी बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये चैप्टर में भी अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ग्रामर पार्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो टेक्सचुअल आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 2 और मार्क्स के, और जो ऐसे टाइप आपको क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो जो ये आपका चैप्टर लिखा है वो E.K. फेडरॉव ने लिखा है। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ बार बार, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के अंदर ऑथर का नाम डाल देते हो तो आपको ईज़िली स्कोरिंग हो जाता है, ज़्यादा स्कोर करना एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। कईयों को ऑथर के नेम ही नहीं याद रहते, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले चैप्टर का नेम, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आया, आगे हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, समझाऊंगी मैं, पर आपने ऐसे लिखना है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रेटजी। जो ये चैप्टर है किसने लिखा है, E.K. फेडरॉव ने लिखा है। किसने लिखा है, E.K. फेडरॉव ने। ठीक है, अबाउट द ऑथर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। जो मेन चीज़ आपने पढ़नी है वो है अबाउट दी एसे, मतलब ये चैप्टर है किस बारे में। देखो बेसिक में अगर आपको इसकी एसेंस बताऊँ, उसकी थीम बताऊँ, जैसे एक पोएम की एक बेसिक थीम होती है, वैसे ही जो चैप्टर है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज लाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग, यूवी सनरेज क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी अर्थ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। वो चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है। ऑथर इसमें बोलता है जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हम फर्दर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, पर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख पा रहे हैं कि अगर हम ये फैक्ट्री लगा रहे हैं या हम ये पेड़ काटे जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। एक तरफ तो हम अपना प्रॉफिट बना ही रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो वही ऑथर आपको कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है लार्ज स्केल पे, वो कहाँ से हो रहा है, रीजनल लेवल पे हो रहा है। आपको पता ही होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। रीजनल अब स्टेट लेवल पे थोड़ा थोड़ा हम काम कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपका आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी पड़ रहा है। अगर सूरज की जो किरणें हैं, वो सूरज तो आपका एक ही है, सन तो आपका एक ही है, यूवी रेस तो उसकी निकलेंगी। अगर उसकी ओजोन लेयर में छेद हो गया, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ेंगी वहाँ वहाँ तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। चाहे आप एक छोटे एरिया पे इम्पैक्ट दे रहे हो उस चीज़ का, चाहे लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या स्मॉल स्केल पर। तो वो इसलिए कहते हैं कि आपको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। हम कुछ ऐसी चीज़ करें, पोल्यूशन ना करें, नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे आपने लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सुना होगा। तो ये सारे पोल्यूशन इम्पैक्ट करते हैं आपके नेचुरल फैक्टर्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को भी इतना इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ये चैप्टर समझाने के लिए। अभी आपको हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स वगैरह सुनने को मिला होगा कि कैसे वहाँ इतनी आपदा आ रही है, रोड क्यों गिर रहे हैं, पानी बहा के क्यों लेके जा रहे हैं। देखो क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करी है। किस तरीके से करी है हमने क्या करा है, उनकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, वो रोड्स बना दी, रोड्स बना के टनल्स बना दी, पर पानी निकालने का भाव है नहीं। पानी जब आएगा तो एकदम बहा के सब कुछ ले जाएगा, क्योंकि उसको तो अपनी रिवर्स का रास्ता काट रहे हैं ना हम, उनकी जगह बनाए जा रहे हैं। जब भी तो हम देखते हैं पुल के पुल टूट जाते हैं, इसी कारण हो रहा है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, नो डाउट, पर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये है कि हमने ह्यूमन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको इम्पैक्ट को डील करने के लिए, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। देखो इसके अंदर जो चैप्टर बताते हैं,
he says that climate change are due to external and internal factors of the planet. External factor include such thing variation in the quantity of solar radiation on change इन द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. देखो हम ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं. ये इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया का मूवमेंट हो रहा है, माउंटेन जो रेंजेस है वो बढ़ रही है, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ज्वालामुखी फूट जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है. ये क्यों लग रही है? पहले आपने कभी देखा सुना? जब से डेवलपमेंट के हम ईरा में आए हैं, हम डेवलपिंग स्टेज पर हैं. जो कंट्री डेवलपिंग कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उन जगहों का आपको देखने को मिलता है. यूरोप साइड में आप जा सकते हैं, जैसे जंगलों में आग लग गई, इस तरीके से आप देख सकते हैं. कुछ एशियन कंट्रीज़ ऐसी हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े आपको वोल्केनोज मिलेंगे. इस तरीके से आपको लगेगा. ग्रीस की कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ ये आए दिन होता रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं हम क्लाइमेट के ऊपर. ठीक है. While arguing that climate change are inevitable, Fedorov suggests certain strategies to be follow. कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, जैसे लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे. जैसे प्लास्टिक बैन कर दी, प्लास्टिक की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हैं. तो ये छोटे छोटे लेवल्स को ही लेके हम आगे जाके क्लाइमेट को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं. अभी आपने देखा होगा 5G 4G टावर लगे, आपको जो बर्ड्स माइग्रेट हो जाते थे, जो बर्ड्स की जो थी वो अब आ ही नहीं रहे हैं. क्यों नहीं आ रही हैं? कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ थी बर्ड्स की, वो बंद हो चुकी हैं अब, या वो मर चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कुछ ऐसे बर्ड, बिकॉज ड्यू टू दैट टावर की वजह से जो रेडिएशंस निकलती है उनमें से. तो अगर हम डेवलप कर रहे हैं ना ह्यूमन लेवल पर, तो ये सब कुछ चीज़ें किस पे इम्पैक्ट डालती है? नेचुरल चीज़ें किस पे इम्पैक्ट हमारे नेचर पे डालती हैं. अगर हमने इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस से अपने आप को बचाना है, तो हमें एक स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा. ही आल्सो जो आपका ऑथर है वो आल्सो स्ट्रेस करता है द नीड ऑफ पीस, डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज. पीस होता है शांति, डिसआर्ममेंट मतलब युद्ध नहीं करना. ये नहीं कि मैं एटम बॉम्ब बना रही हूँ, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के, जैसे यूएसए ने जापान पे गिर दिया, हिरोशिमा नागासाकी. वहाँ आप आज भी देख सकते हो कितने ज़्यादा, मतलब कि जो पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करा था. अभी G20 का जो समिट हुआ था, वहाँ मैंने देखा था न्यूज़ चैनल पे कि वो हिरोशिमा नागासाकी पे कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कैसी वो सिटी थी. आज भी वहाँ जो ग्रोथ है ऑफ द चाइल्ड वो इम्पैक्ट कर रही है इस तरीके से. ठीक है. तो पीस होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो ये क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, धुआं धड़ाका कर रहे हैं जो. ठीक है. एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, जो उनका इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब कि जैसे जब भी तो हम कहते हैं कि हम समिट्स में जा रहे हैं, ठीक है, हम जो ट्रीटी साइन कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जीज़ की ट्रीटी, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं. जो टाटास जो थे, अब क्या होता, जैसे हम देख सकते हैं रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, ताकि पेट्रोल वगैरह जो फ्यूल हमारा वेस्ट हो रहा था, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे, पॉल्यूशन कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. आप कुछ कंट्रीज़ में जाना, कुछ कनाडा साइड आप देख भी सकते हो, वहाँ कुछ आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे, वहाँ 1-2 पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिक, जैसे हम यहाँ पेट्रोल भरवाते हैं, वहाँ चार्ज लगा दिया गया कि आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हो कुछ यूनिट के अकॉर्डिंग. आप देख सकते हो कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं कि कहाँ लगा है, पर आप देख सकते हो कनाडा साइड ये शुरू कर दिया है. कुछ और कंट्रीज़ भी होंगे, अमेरिका वगैरह, पर कनाडा में ये होता है, आप ये देख सकते हो. ठीक है. अब उसके बाद क्या, मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे आपको चैप्टर समझ आ गया है. अब मेन पॉइंट्स क्या है ऐसे कि जो आपको अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि रिसेंट ईयर में इंक्रीजिंग कंसर्न है कि इरिवर्सिबल चेंज आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, स्पेशली इन क्लाइमेट के अंदर. ठीक है. आपका उसके बाद क्या होता है, इन मैनी वेज मैन इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचुरल इन्वायरमेंट. जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इंसान, नेचुरल इन्वायरमेंट में हर चीज़ आ जाती है आपकी. ठीक है. वेदर आपका सीज़न की तरह होता है, आपको पता ही होगा, रेनी सीज़न हो गया, आपका समर हो गया. ठीक है. क्लाइमेट आपका एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, मौसम बना होता है. ठीक है. इस तरीके से क्लाइमेट चल रहा है, ये आपका क्लाइमेट जो लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करता है.
वेदर आपका छोटे स्केल पे आपको इम्पैक्ट करता है, पर क्लाइमेट जो है आपका एक बड़े एरिया पे, आप इसे सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो किस तरीके से, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। But he does not need a careful understanding of climate and environment. Only then we can achieve a reasonable balance between a man and nature. ठीक है। The scale of human activity has increased very much. जो scale है human activity का वो इतना बढ़ चुका है। We have changed the very face and structure of the planet, कि हम planet के structure को ही change करते जा रहे हैं। जहाँ पानी था वहाँ हम लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम चेंज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। वी मस्ट हैव अ फेयर आइडिया ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि प्रेजेंट में हमारे पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप देख सकते हो कोका कोला कंपनी आई थी सूरत गुजरात की तरफ, वहाँ उन्होंने क्या करा, एमपी में भी देख सकते हो, मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर लेवल 0 कर दिया था। वो हमारा ही पानी यूज़ करके कोका कोला वगैरह बना रहे थे, हमारी ही चीप लेबर लेकर, और क्या कर दिया उन्होंने, वहाँ ग्राउंड वाटर ही एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे थे, प्रॉफिट अपनी कंपनी में भेज रहे थे, अपनी कंट्री में भेज रहे थे। कैसे? क्योंकि दीज कंपनीज आर एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। कस्टमर्स भी यहीं के होते हैं, बायर्स भी यहीं के होते हैं, जो चीप लेबर भी यहीं की होती है, नेचुरल रिसोर्सेज भी यहीं के होते हैं। और हम कहते हैं हम लिबरलाइजेशन को प्रमोट करें, हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करें। उसके बेनिफिट्स तो हैं, पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उस कंट्री पे पड़ता है। ये सब कुछ आप देख सकते हो, अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ यूज टू बी अ होमोजीनियस क्रोर्स ऑफ ईयर अगो। जो क्लाइमेट था वो होमोजीनियस था, एक जैसा ही था, बट नाउ द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब क्या होता है, रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ आज चंडीगढ़ में, पंजाब के अंदर बैठी हूँ, आज आपको थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा होगा। यहीं आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, हिमाचल की तरफ चले जाओ, ठीक है, हिमाचल के उससे भी ऊपर थोड़े इलाकों में चले जाओ, वहाँ तो बर्फ़ ना डल रही हो। जम्मू कश्मीर में आप होके आ जाओ अभी, ठीक है। यही मैं आपको बात करूँ राजस्थान में, यहाँ से ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ रही होगी। तो इस तरीके से आपको रीजन टू रीजन डिफरेंट हो रहा है। पहले सब सेम था, कुछ हज़ारों साल पहले क्या होता था, सेम था वो चीज़, ठीक है। फॉर एनी लॉन्ग टर्म चेंज ऑफ क्लाइमेट 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल कॉजेज इंक्लूड सच थिंग एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। इंटरनल कॉजेज इंक्लूड सच थिंग फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एरिया का फॉर्मेशन, और क्या मूवमेंट हो रहा है उन कॉन्टिनेंटल एरियाज का, ठीक है। 6th आपके पास आ जाता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लिविंग थिंग्स नेसेसरीली हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन नेचर। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है नेचर पर, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट कैन बी, वो इफेक्ट हो सकते हैं। चेंज इन द लैंड सरफेस, आप लैंड की सरफेस पे इतना चेंज कर रहे हो, वाटर बैलेंस को चेंज कर रहे हो। चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर, जो आपकी अमाउंट ऑफ हीट है एटमॉस्फेयर पे उसको आप ज़्यादा चेंज कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ ऑलरेडी चेंज द क्लाइमेट ऑन अ रीजनल स्केल। रीजनल स्केल पे आपने क्लाइमेट को इतना चेंज कर दिया, इन द नेक्स्ट 100 और 200 ईयर्स, आने वाले कुछ 200 और 100 सालों में ग्लोबल लेवल पे भी इसका चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज द फ्यूचर इनएविटेबल, मतलब क्लाइमेट तो चेंज होना ही होना था। दे में बिकम इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि आप दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते इन अ फ्यू डिकेड्स में। Therefore we must develop some strategy, हमें बनानी पड़ेगी कि हम इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो इसके एडवर्स रिजल्ट हैं, उससे बच सके, ठीक है। 9th पॉइंट आता है, द टास्क इज ऑलरेडी रिसीव अ ग्रेट अटेंशन। जो ये क्लाइमेट चेंज का हम जो टास्क कर रहे हैं ये ग्रेट अटेंशन है। ऑल्दो द प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, जो ये प्रॉब्लम है इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है, कितनी स्किल्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को इस सन की वजह से। अगर आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हो, बिकॉज आपने, क्योंकि इतना क्लाइमेट में पोल्यूशन है, इस कारण देयर इज़ नो नीड टू बी अ पैसिमिस्टिक, मतलब कि निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। कह रहे अब आपको निराशावाद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेगी। क्या सोल्यूशन है? देखो, एयर प्यूरीफायर। अगर आप बहुत ज़्यादा चला रहे हो व्हीकल्स वगैरह, उस सिटी में क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। आप चंडीगढ़ आओगे, अगर कोई चंडीगढ़ का स्टूडेंट है तो आपने मध्य मार्ग
सेक्टर 26 के पास मध्य मार्ग पे एक बड़ा सा एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, उस पर कुछ ड्राइंग्स वगैरह हो रखी है। आप जब देखना कोई बंदा विजिट करता है अगर चंडीगढ़ में, तो आप बोलना कि जहाँ एयर प्यूरीफायर है मध्य मार्ग सुखना लेक के पास है। आप चंडीगढ़ कोई भी आता है तो सुखना लेक, रोज़ गार्डन ज़रूर घूमता है, तो ये आपको रास्ते में मिल जाएगा। अगर आप मध्य मार्ग से आओगे तो एयर प्यूरीफायर आप अभी भी ऑनलाइन डाल के देख सकते हो। दिल्ली जैसी सिटी में भी एयर प्यूरीफायर है, जहाँ आपको लगता है कि ग्रीन सिटी है, वहाँ पोल्यूशन ना बढ़ जाए। जो डीजल की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, अभी पेट्रोल की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो क्या होता है एयर प्यूरीफायर करते रहते हैं कि हवा साफ़ होती रहे। तो आप ये देख सकते हो क्योंकि साइंस इतना डेवलप कर चुका है, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हो। जो बच्चे चंडीगढ़ के नहीं हैं, दूर सिटीज़ के हैं, ठीक है, दूसरी स्टेट्स के हैं, वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, पीस होना चाहिए, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, तो वहाँ एक दूसरे पे क्या हो रहा है, वॉर हो रही है, लड़ाई। एक पहले तो कोल्ड वॉर थी, अब क्या उनके बीच में क्या हो चुका है, वॉर, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, पीस भी, शांति भी भंग हो रही है, इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह कितने तोड़ दिए, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कितनी हो गया, वहाँ की इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। और इंटरनेशनल कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल कॉपरेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बन के रहना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम क्लाइमेट को सेव कर सकें। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी मैंने आपको चैप्टर पूरा समझा दिया गया, अब आपको क्वेश्चन देखने हैं और पढ़ने हैं और आराम से आप समझ जाओगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ E.K. फेड्रोव्स ऐसे क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रैटेजी एंड ऑल द फॉलोइंग, या आपने इसको नोट करना है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स नेसेसरली हैज़ इज इफेक्ट ऑन नेचर। उसका इफेक्ट पड़ेगा नेचर पे, किस तरीके से, ये आप देख सकते हो। पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, इसमें आप लिखोगे द एसे क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रैटेजी हैज़ बिन रिटन बाय E.K. फेड्रोव इन विच ही अंडरलाइंस, फिर आपने लिखना है इन विच ही अंडरलाइंस, वो लाइन जो मैंने बोली उससे बाद आपने लिखना है ही अंडरलाइंस द वन ऑफ द मेन कॉज दैट हैव अफेक्टेड द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आल्सो क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट करा उसने। He says that it is the humans and other living things which have affected nature, जिसने नेचर को अफेक्ट करा है। ठीक है, the existence of any living thing necessarily has its effects on nature पे पड़ता है। जितनी भी living things होंगी depend on nature for their existence पे depend होंगी। उसके बाद they use land, air as well as water for their subsistence and thus disturb the balance of, किसका बैलेंस डिस्टर्ब करती है, नेचर का, एंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स का। इट इज़ मैन हु इज़ इन हिज ग्रीड हैज़ डन द मैक्सिमम हार्म टू नेचर, जिसने मैक्सिमम हार्म करा है नेचर को। इन फैक्ट नो ह्यूमन डेवलपमेंट कुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग नेचर। अगर हमने डेवलपमेंट करनी है नेचर के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट तो करनी ही पड़ेगी, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट्स दैट विल रिकॉइल ऑन अस। पर हमें नेगेटिव इफेक्ट्स को रोकना पड़ेगा जो हमारे पे पड़ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ये आपको ऐसे लाइंस होंगी, आपको समझना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, मैं आपको ये स्क्रॉल कर रही हूँ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैं वो आपको समझा दूंगी। स्टार्टिंग कैसे करनी थी ऐसे की वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज E.K. फेड्रोव डिफाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट को कैसे बताते हैं, वो देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनता है क्लाइमेट। ठीक है, यही अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है, वही लिखना है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रैटेजी। द एसे क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रैटेजी हैज़ बीन रिटन बाय E.K. फेड्रोव इन विच ही सेज दैट, फिर आपने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लाइमेट इज द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइक्वली, जो सन हीट करता है सरफेस को अर्थ के, वो अनइक्वली करता है। इट इज़ मोर एट द इक्वेटर एंड लेस एट द पोल्स, मतलब कि ज़्यादा जो इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर आपको पता होगा ना, बीच वाला पार्ट होता है, या आपकी कंट्री या आपकी अर्थ है जो हाफ है, इक्वेटर उसे बोलते हैं। इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होगी एज़ कम्पेयर टू द पोल्स।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ ठंड होती है हमेशा। अंटार्कटिका -डिग्री में चलता है हमेशा अंटार्कटिका पे। पर इक्वेटर कंट्री, जो ये भी आपके इक्वेटर पे कंट्रीज है, इंडिया इज आल्सो, वहाँ आप देखो एशियन कंट्रीज आपकी इक्वेटर पे बेस होती है। आप कभी ग्लोब देखना, आपको ग्लोब से पता लगेगा इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्री, एशियन कंट्रीज, एशियन में आपकी इंडियन कंट्री भी है, वहाँ इतनी गर्मी, आपको पता ही है कितनी गर्मी पड़ती है गर्मियों में। तो इस तरीके से सन का इम्पैक्ट इक्वेटर पे ज़्यादा है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनइक्वल हीटिंग की वजह से सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप इन द एटमॉस्फेयर पे सर्कुलेशन पैटर्न बन जाता है, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग है, कहीं तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कहीं कम। जहाँ इक्वेटर है आपका, वो एयर एट लो लेवल पे वार्म होती है, इट राइज अपवर्ड एंड देन फ्लोज, आपने साइंस में पढ़ा होगा, फ्लोज ऐसे, हवा इस पे ऐसे होती है, ठीक है। या पढ़ सकते हो, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझा रहे हैं, ठीक है। हैविंग गॉट कोल्ड देयर इट मूव्स डाउनवर्ड एंड देन फ्लोज बैक टू द इक्वेटर। जब भी हम कहते हैं कि जो सीज एरियाज होते हैं, बीचेस होते हैं, वो रात को ठंडे हो जाते हैं, दिन में इतनी गर्मी हो रही होती है वहाँ, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। रात को बीचेस पे जाओगे आप, गोवा साइड अगर आपने घूमा होगा कभी, तो वहाँ कितने होते हैं बीचेस पे, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, पर शाम को इतनी ज़्यादा उस पर ठंड लगेगी आपको। वहाँ का एटमॉस्फेयर देखने लायक होता है, इतना दिन में नहीं होता आपका जितना शाम को, अगर आपने देखा होगा वहाँ बीचेस पे जाके गोवा के, तो वहाँ आप कैंपिंग्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, कई लोग वहाँ बैठे होते हैं, शाम को ही आपको जो सर्कुलेशन में आप ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो मतलब कि शाम को देखने वाला नज़ारा होता है। 4 o'clock के बाद जो स्टार्ट होता है आपका, 4 to 9, 4 to 8, आप जितने भी इवेंट्स वगैरह देखोगे शाम को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं गोवा साइड में, इसलिए, ठीक है। मुंबई वगैरह का मुझे इतना पता नहीं, वहाँ भी मरीन बीच वगैरह है, पर मुंबई वगैरह का नहीं पता, गोवा का मैं आपको बता सकती हूँ इतना, ठीक है। दिस सिंपल सर्कुलेशन इज इन फैक्ट much more complex. It is made complex by such features as the earth rotation, barriers of mountain ranges आ गए, जैसे हिमालय का, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। आप उत्तराखंड के, मैं अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, तो जब त्रासदी आई थी, इतना बड़ा वो हुआ था वहाँ, कैजुअलिटीज़ हुई है, या इतने लोग वहाँ, जो 2013 में की बात कर रही हूँ, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, प्रलय आई थी, तो क्या हुआ था कि केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ एक इतनी बड़ी चट्टान उनके पीछे आके खड़ी हो गई थी मंदिर के, तो पानी डाइवर्ट हो गया था, बढ़ गया था। तो वो कहते हैं माउंटेन रेंजेस हैं इतनी ऊंची ऊंची, ठीक है, ये भी क्लाइमेट का हिस्सा है, बैरियर्स बन जाती हैं कभी कभी। द सम ऑफ ऑल दिस फैक्टर इज व्हाट वी मीन क्लाइमेट। इन सब चीज़ों से ही क्लाइमेट बन के आपका उभर के सामने आया है, ठीक है। डिस्क्राइब क्लाइमेट चेंज व्हाट हैज़ अकर्ड इन द पास्ट, कि पास्ट में क्या हुआ आप ये देख सकते हैं। क्रोर्स ऑफ ईयर अगो नॉर्मल क्लाइमेट ऑफ द अर्थ वाज मच मोर होमोजीनियस था, जैसे मैंने आपको मेन पॉइंट्स में बताया, पहले सेम सा था। ये नहीं कि जैसे आप देखोगे पंजाब में थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, उत्तराखंड में थोड़ी कम गर्मी है, आप वहाँ जाओगे हिमाचल में थोड़ी ठंड पड़ रही है, वहाँ तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ फ़ैन भी नहीं लगे हुए, ठीक है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ नहीं, आपको फ़ैन पता ही नहीं होता, लोगों को फ़ैन होते हैं, मच्छर पर वहाँ इतने होते हैं, ठीक है, वहाँ फ़ैन नहीं होते, खिड़कियाँ, वहाँ वेंटिलेशन ही से ही काम चला रहे होते हैं वो लोग। तो आप देख सकते हो रीजन से रीजन कितना डिफरेंट है, बिकॉज वही मैंने आपको बताया ना, इक्वेटर वाली चीज़ इस तरीके से बताई। ग्लेशियल पीरियड स्टार्टेड हो गया, ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, पढ़ लेना एक बारी, क्योंकि जब आपको चैप्टर समझ आ गया, क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ नहीं है। चैप्टर के बेसिक एसेंस को लिख के आपने ये लिखना है। हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नेम और उसके ऑथर का नेम डालना है, क्या वो पूछ रहा है वही आपने एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द चैप्टर की बेसिक थीम क्या है, ठीक है। हाउ डज चेंज इन वाटर बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, कि कैसे एक वाटर बैलेंस जो होता है वो क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके अब की बार एग्जाम में आ भी सकता है। देखो प्रेजेंट टाइम में मोर एंड मोर लैंड इज बीइंग ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, हम कर रहे हैं, फार्मिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इरीगेशन पानी देना पड़ रहा है, तो इवेपोरेशन ओवर लैंड एरियाज इंक्रीज हो चुकी है, बादल बन जाते हैं। द रन ऑफ इनटू ओशन डिक्रीज, ओशंस में पानी इतना नहीं जा पा रहा। दिस डज नॉट चेंज द जनरल हाइड्रोक्लोरिक
cycle on the planet, but it certainly affect the climate in different geographical region में। पहले तो नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, ये तो आपने कहानियों में ही पढ़ा है, कविताओं में ही पढ़ा है। जनरल बात भी है कि जितना भी नदियों का पानी होगा वो जाके समुद्र में गिरेगा। पर हमने क्या करा, नदियों का जो पानी है हम इरिगेशन डैम्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओशन में वहाँ उस तरीके से जा नहीं पा रहा। हम नेचुरल फ्लो को रोक रहे हैं। कभी कभी तो नदियाँ सूखी पड़ी रह जाती है, कभी कभी तो उनमें बाढ़ आ जाती है। जो हम नेचुरल फ्लो में चेंज लेके आ रहे हैं, जिससे इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन एंड फ्रीजी हो रहा है मॉइस्चर में, वो क्या है आपके क्लाइमेट को डिसाइड कर रहा है कुछ ऐसे रीजन में। कभी आप देख सकते हो कुछ रीजन्स में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कई बार तो वहाँ इतनी बारिश होती है, कईयों में बारिश ही नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमने एक्टिविटीज़ करी है उनकी वजह से। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम क्या चाहिए, हम समिट्स वगैरह कर रहे हैं, ट्रीटीज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट करो, ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करो, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। आप अपने एग्जांपल भी इसमें डाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की कंसीडर फाइंड सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए लेके आती है, वो भी कंसीडर करी जाती है। जो कंट्री का सोसाइटी कैसी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, सेवरल डिकेज, एग्रीकल्चर कैसे है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें आप अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हो। विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड है क्लाइमेट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रीजनल लेवल पे लेके आओगे तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, द क्लाइमेट चेंज एट द लोकल एंड रीजनल लेवल इज़ ऑलरेडी ज़रूरी है, एविडेंट है। एंड इफ़ इट इज़ अलाउड टू कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ग्लोबल लेवल पे भी लेके आएगा, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल को सोच के चेंज लेके आना पड़ेगा, पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस वैसे ही आपने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, मैं आपको स्क्रॉल करती रहती हूँ। Why does E.K. Fedorov think that the public as well as scientific community should be concerned with the phenomena of climate change? देखो, साइंस की ही हम चीज़ें यूज़ करके सोसाइटी में चेंज लेके आ सकते हैं। जैसे एयर प्यूरीफायर वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपको अगर मेन पॉइंट समझ आ गया तो आपके लिए ये होल चैप्टर है जो आप लिख देना। बेसिक आपकी क्रिएटिविटी चेक होएगी, एग्जाम्पल्स चेक होंगे, आपका फ्लो चेक होएगा, ग्रामर चेक होएगी, थीम को आपने फोकस रख के करा है कि वो चेक होएगा। ये सब कुछ चीज़ें चेक होंगी, ठीक है। ठीक है, E.K. फेडोरोव का एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो आपने दोनों फैक्टर्स बता देने हैं। क्लाइमेट चेंज वही रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर को आपने समझने पे ज़्यादा फोकस देखना है। जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स तक चैप्टर समझाया है, आगे क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, उसके बेस पर ही आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपने चैप्टर को समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 5th सेमेस्टर से रिलेटेड, आप उस पे जाके और चैप्टर्स की वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आगे अभी एग्ज़ाम आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को करना किस तरीके से अटैम्प्ट है, ठीक है। टॉपर्स की कॉपीज़ कैसी होती है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो भी मैं इसी चैनल के थ्रू आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।